गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो सबसे जो आसान तरीका है, जो अच्छा तरीका है, वो है आपका मॉक टेस्ट। जितना जल्दी हो सके आप रोज़ मॉक टेस्ट का अभ्यास करें और सीमित समय में करें, यानी टाइम देख करके। जितना समय आपका एग्ज़ाम में दिया था उतना ही समय में करने का कोशिश करें। हम भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाते रह रहे हैं। जो MCQ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी मॉक टेस्ट की तरह ही करें। पहले आप इसका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस देखने के बाद आप कमेंट करें इसका आंसर को, फिर अंत में जा कर के उसको मैच करके देखें कि आपने कितना सही किया। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन स्कूल्स। यानी जो इसमें है, जो स्कूल में है, जो क्या प्रदर्शित करता है, इंक्लूजन है, कल्चर ऑफ इंक्लूजन का। तो कई सारे इसका ऑप्शंस दिए गए हैं। डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रोमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स है। डाइवर्सिटी एंड वैलिड पर्सपेक्टिव्स आर डिस्करेज्ड। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स फील वेलकम एंड वैल्यूड इन द स्कूल, या स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स एज पर देयर एबिलिटी। तो पहले आप खुद से कोशिश करें, कमेंट करें लिख करके कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें भी पता चले कि आप एक्टिव हैं। और इसके बाद हम जो आपको प्रश्न का उत्तर देंगे उससे आप मैच करें, देखें कि कितना आपका सही हो रहा है। इससे आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी होता चला जाएगा। इसे बताया गया है जो कल्चर ऑफ इंक्लूजन जो स्कूल में प्रदर्शित करता है, तो क्या है, डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रोमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स। यानी इसका पहला जो ऑप्शन है यही सही है कि अलग अलग तरह का जो आपका असेसमेंट है, यानी अलग अलग तरह का जो बच्चे हैं, जो जिसके बुद्धि लब्धि अलग अलग है, उसके लिए अलग अलग तरह के असेसमेंट्स आपको प्रयोग करना है, जिससे क्या हो, सभी का जो नीड हो फुलफिल हो सके। तो पहला इसका उत्तर ही क्या है, राइट है। जबकि इसका हम दूसरा तीसरा देखेंगे तो डाइवर्सिटी एंड वैलिड पर्सपेक्टिव्स आर डिस्करेज, यहाँ पर डिस्करेज दिया गया है, ऐसा तो आपको करना ही नहीं है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, पहला ही ये गलत है कि ओनली फ्यू, सिर्फ कुछ बच्चों को लेकर के आप इंक्लूजन नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप, एक अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे एज पर देयर एबिलिटीज, ये भी सही तरीका नहीं है। समावेशी शिक्षा में आपको बताया गया है कि सभी को समान रेस्पेक्ट करना है। अतः आपका पहला उत्तर क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं, इन अ क्लास कंप्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर। यहाँ पर देखिए कि आपको बताया गया अवॉइडेड बाय अ टीचर, यानी टीचर को जो है आपका क्या अवॉइड करना है। क्लास कंपेरिजन कल्चरली डाइवर्स, इसमें अलग अलग तरह के जो अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं आपके क्लास में हैं, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में है। पहला है ब्रिंगिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर इन द डिस्कशन, या डेवलपिंग क्यूरिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सुटेबल टू डोमिनेट कल्चर, या इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स ऑफ देयर कल्चर, या प्रोमोटिंग अ कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो पहला जो बताया गया, ब्रिंगिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर इन द डिस्कशन, यानी जो डिस्कशन में है, जो चूँकि अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, तो अलग अलग कल्चर के जो एग्जाम्पल हैं, अलग अलग कल्चर के एग्जाम्पल हम बच्चों को दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। डेवलपिंग क्यूरिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सुटेबल टू डोमिनेट कल्चर, सिर्फ डोमिनेट जो कल्चर है उसी का हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी कल्चर का रेस्पेक्ट करना है। तो इनकरेजिंग स्टूडेंट्स, यानी आपका दूसरा आंसर क्या है, गलत है। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स ऑफ देयर कल्चर, ये भी सही है। इनकरेजिंग, आपको क्या करना है, जो बच्चों को इनकरेज करना है जो उसके कल्चर के बारे में। प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी कल्चर का क्या करना है, रेस्पेक्ट भी करना है। तो इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। यहाँ बताया कि अवॉइडेड बाय ए टीचर, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यानी जो गलत है वही आपका क्या है, यहाँ पर सही है। यानी क्वेश्चन नंबर जो आंसर जो 2 है आपका ऑप्शन नंबर, वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड लेटर एंड वर्ड्स। यहाँ बताया गया जो एबिलिटी टू रीड, यानी पढ़ने में क्या होता है, उसको असुविधा हो रहा है, या वर्ड को पहचानने में, वर्ड का उच्चारण करने में, इस तरह से क्या है, उसका असुविधा, यानी इसका मतलब हो गया उसको पढ़ने संबंधित क्या है, असुविधा है। इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है और डिसफेजिया है।
पहले आप उत्तर को कमेंट करें, पहले उत्तर लिख लें या कॉपी पे, फिर आपको उसको मैच करना है सही उत्तर के साथ। तो इसका एक एक के बारे में देखते हैं। डिसकैलकुलिया क्या होता है, चूँकि यहाँ पर देखिए इसको शॉर्टकट में देखिए, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यानी ये क्या है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम यानी किसी को गणित में, मैथ्स में जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उस असुविधा को हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर को डिसकैलकुलिया। इसके बाद है डिसग्राफिया। ग्राफिया यानी उसको लिखने से संबंधित यानी राइटिंग संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहते हैं हम कहते हैं उसे डिसग्राफिया। और जहाँ पे ये डिसलेक्सिया है, ये है आपका रीडिंग यानी पढ़ने संबंधित क्या है, असुविधा है। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी ये दोनों प्रॉब्लम को मिलाकर लिखने और पढ़ने दोनों से संबंधित जो प्रॉब्लम है बच्चों में, उसको हम लोग कहते हैं डिस्फेजिया। तो यहाँ पे आपका दिया गया था एबिलिटी टू रीड यानी पढ़ने से, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिजेबिलिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड। यहाँ पर भी क्या है, आपको अवॉइड करना है, यानी कोई एक ऑप्शन से जो है गलत है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। यदि क्या है आपका दिया गया है लोकोमोटरी डिजेबिलिटी, यानी उसको क्या हो रहा है, जो मसल्स का प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, इस तरह का यदि असुविधा है तो क्या चीज़ को अवॉइड करना है। चार ऑप्शंस में से पहला क्या है ऑप्शंस, एलोकेटिंग क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर, लेवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल्स विद रैम्प एंड लिफ्ट्स है, मेकिंग एडेप्टेशन एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, रिजनेबल एकोमोडेशंस इन सीटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत ही आसान है, इसको तो कोई भी इसका उत्तर दे सकता है बिना पढ़े भी, ये तो साधारण सा कॉमन बात है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ हम देखते हैं कि इसका पहला जो ऑप्शन है एलोकेटिंग क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पर हम इसे नहीं रख सकते हैं। यदि क्या है किसी को चलने में असुविधा हो रहा है, यानी पैर से असुविधा है, तो क्या होगा, वो टॉप फ्लोर पर यदि कुछ रख रहे हैं उसको जाने में, सीढ़ी पर चलने में असुविधा होगा। अतः ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह के बच्चे यदि आपके स्कूल में है तो क्या करना है, ये चीज़ नहीं करना, यानी ये आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। यहाँ पे बोला गया है कि अवॉइड करना, यानी यही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। जबकि दूसरा लेवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल विद रैम्प एंड लिफ्ट, सभी जगह पर रैम्प और लिफ्ट बनाना, ये सही बात है। जो लोकोमेट्री जिसका डिजेबिलिटी है उसके लिए बहुत ही आसान होता है जाना ऊपर नीचे। मेकिंग एडेप्टेशन एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको काम करना है, ये भी सही है। रीजनेबल एकोमोडेशन इन अ सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी सही है। तो आपका 3 ऑप्शन सही था और एक गलत है। जो गलत है उसी को क्या करना है, अवॉइड करना है। ऑप्शन 1 क्या इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विथ क्रिएटिविटी। इसमें बताया गया, इसमें भी दिया गया है कि नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसमें नहीं है। किसके लिए, क्रिएटिविटी में, बच्चों में क्रिएटिविटी जो है। इसमें जो 4 ऑप्शंस है, जो गलत उत्तर कौन सा है। पहला है हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, नॉवेल इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। यानी जो बच्चे होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट विथ क्रिएटिविटी, स्टूडेंट्स विथ क्रिएटिविटी जो है इसमें से कौन सा नहीं होगा ये गुण उसमें। तो पहला है हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो होना ही है। जो क्रिएटिव स्टूडेंट है तो उसमें क्या होगा, हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत आसानी से कोई भी समस्या को समाधान कर सकता है। उसके बाद है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, और एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब सारे जो थिंकिंग है सबका एक उत्तर होना, या सोच को एक जगह पर ले आना, या एक ही उत्तर को बार बार देना, ये है। दूसरा है नॉवेल इनोवेशन, ये भी सही है। नॉवेल इनोवेशन होना चाहिए, यानी वो नए नए तरीका निकाल रहा है, नेक तरीका किस तरह से सॉल्व कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, ये भी अच्छा है कि उसके भीतर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। तो जो क्रिएटिविटी का काम है ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो क्या है गलत है, यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस, लंबे समय तक क्या है स्मरण रख सके ऑफ ए पार्टिकुलर कंटेंट, किसी भी कंटेंट को। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड बी अवॉइडेड बाय ए टीचर। तो इसमें से 4 में से कौन सा जो है वो अवॉइड करना है, यानी लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें से। तो 4 चीज़ है इसमें से। नंबर 1 जो ऑप्शन है दिया गया है अप्लाइंग निमोनिक्स है, निमोनिक्स, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स है, प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड्स है, यूजिंग इमेजनरी है, इमेजरी है। तो 4 में से कौन सा क्या होगा,
गलत है, जो इसका क्या है सही उत्तर होगा, यानी अवॉइड करना है। तो हम जब देखते हैं जो लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रखना है तो अप्लाइंग क्या है निमोनिक्स, यानी जो स्मृति विज्ञान है, जो इस तरह का जो टेक्निक, उस टेक्निक का यदि अप्लाई करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए ट्रिक्स वगैरह का, तो लंबे समय तक क्या करते हैं वो याद रख सकता है। यानी पहला ऑप्शन क्या है सही है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यदि हम चार्ट बना करके बच्चों को अच्छी तरह से पार्ट पार्ट करके बच्चों को समझाते हैं या दिखाते हैं तो लंबे समय तक क्या करता है चार्ट के माध्यम से याद रख सकता है। वहीं पर प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड में, डिसजॉइंटेड वर्ड में ऐसा शब्द जो अलग अलग हो या बिखरा हुआ हो, इस तरह से हो, तो उसको क्या करता है लंबे समय तक याद नहीं रख सकता। यूजिंग इमेजरी, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 सही है, 1 गलत है, और यही क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर बताया गया कि अवॉइडेड बाय अ टीचर, यानी प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड्स, यानी लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए इनका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, यानी सही उत्तर होगा इसका नंबर 3। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन मटेरियल टू बी लर्न इज, यानी स्टूडेंट्स लर्न बेटर, अच्छा सीख सकता है जब उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव है, कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज है, डिसऑर्डरली एंड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, डिस्पैरेट टू देयर सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट है। तो ये भी बहुत ही आसान है, आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा। यानी बताया गया जो आपको क्या करना है अच्छा से सीखना है तो कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जटिल कोई भी चीज़ होगा तो सीखने में क्या है ये असुविधा होता है, अतः ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये सही उत्तर है, क्योंकि आपके पास यदि कोई नॉलेज पहले से है उसके संबंधित फिर आप उसको कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं उसी से रिलेटेड, तो आपको क्या होगा जल्दी आप एक्वायर करते हैं, जल्दी सीखते हैं, अतः इसका सही उत्तर क्या होगा कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। वहीं पे डिसऑर्डरली एंड अनऑर्गेनाइज्ड है, डिस्पैरेट टू देयर सोशियो कल्चर कंटेंट, ये क्या इसका गलत जवाब है, तो सही होगा इसका नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट्स फेल्यूर इन एकेडमिक अचीवमेंट्स, बताया गया कि स्टूडेंट्स फेल्यूर यानी कौन सा कारण है जो स्टूडेंट्स के फेल्यूर का कारण यहाँ पे बनता है। इसमें से क्या है 4 ऑप्शन जो कंट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट्स के फेल्यूर में एकेडमिक अचीवमेंट के लिए। द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, डिसकॉन्टेक्चुअलाइज क्यूरिकुलम है, इंक्लूसिव फिलोसॉफी है, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी है। तो 4 ऑप्शंस में से ये भी बहुत ही आसान है, आप जल्दी से कमेंट करिए। इसमें से हम देखते हैं जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो जब उसका ये सही उत्तर होगा इसका, यानी इसमें से बोल रहा है जो फेल्यूर का ये कारण नहीं हो सकता, डिसकॉन्टेक्चुअलाइज क्यूरिकुलम है, ये इसका क्या है सही उत्तर होगा। यानी जो टेक्स्ट से, यानी उसका जो क्यूरिकुलम है जो वो पढ़ा है या टेक्स्ट है उससे क्या रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स के फेल्यूर का कारण बनेगा। जबकि उसको पहले से एक्सपीरियंस है किसी चीज़ के बारे में उस पर लर्निंग कर रहा है तो वो आराम से कर सकता है। इस समावेशी जो फिलोसॉफी है वो दिया जाता है तो भी बहुत ही अच्छा है, और लर्नर सेंटर जो पेडागोजी अप्लाई करते हैं तो भी क्या होगा जो बच्चे फेल नहीं करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट है एज पर नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 चिल्ड्रेन, यानी NCF 2005 जो है इसमें बच्चे आर पेसिव रेसिपिएंट्स ऑफ कंटेंट डिलीवर्ड बाय टीचर, don't have the capacity to regulate their learning, learn best through rote memorizations, play active role in constructions of knowledge। यदि आपने NCF 2005 का क्लास किया है तो आप यदि पढ़े हैं यदि उसका थ्रू तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि NCF 2005 में बच्चों के बारे में क्या कहा गया है। इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से जो है पहला है आर पेसिव रेसिपिएंट्स ऑफ कंटेंट, चिल्ड्रेन पेसिव नहीं है, ये कहीं भी ये बात नहीं कहा गया तो ये क्या इसका गलत जवाब है। डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर लर्निंग, यानी डोंट हैव द कैपेसिटी बच्चे में बोला कैपेसिटी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। लर्न बेस्ट थ्रू रोट मेमोराइजिंग, रोट मेमोराइजिंग को कोई भी प्रमोट नहीं करता है, ये भी गलत है। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या होगा सही हो, प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे क्या करते हैं एक्टिव रोल निभाते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं अपने ज्ञान अर्जित करने के लिए, यानी NCF 2005 में ऐसा कहा गया था। इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट देखते हैं इन ऑर्डर टू टीच ए कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड अवॉइड यूजिंग, यानी यहाँ पर भी क्या है अवॉइड करना यानी उसको छोड़ना, यानी 4 में से एक गलत जवाब है जिसको अवॉइड करना है। तो टीचर को क्या अवॉइड करना है, एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट है, इंस्टेंसेस डिस्क्रीट टू द
कॉन्सेप्ट है, नॉन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट है, प्रोटोटाइप्स प्रिवलेंट इन देयर कल्चर। तो इसमें से किस जो ऑप्शन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए टीचर द्वारा। तो बताया कि इंस्टेंसेस डिस्क्रीट टू द कॉन्सेप्ट, यानी तुरंत क्या करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट से हट जाना। ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करना है। तुरंत आप किसी चीज़ कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे तो बच्चों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता या बच्चे उसको याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए क्या करना है, ये आपका सही उत्तर होगा नंबर 2। नेक्स्ट है नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नॉवर डिपिक्स, यानी क्या दर्शाता है ये, इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन इसका सही होगा। नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नॉवर, यानी अपने बारे में जानना, इसको क्या कहते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जो खुद के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में खोज करते हैं, पता लगाते हैं, इस जो पद्धति, इस पद्धति को क्या कहते हैं। तो इस पद्धति को जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मेटाकॉग्निशन है, मिसकंसेप्शन है, निमोनिक्स है, मोटिवेशन है। तो आप देखते हैं कि इसे क्या कहेंगे हम लोग, मेटाकॉग्निशन कहेंगे इसको। यानी मेटाकॉग्निशन मतलब ही होता है खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में पता करना, रिसर्च करना अपने आप के बारे में, इसी को कहते हैं हम लोग मेटाकॉग्निशन। जबकि मिसकंसेप्शन जो है नहीं है, निमोनिक्स जो स्मृति विज्ञान है ये भी नहीं है, मोटिवेशन भी इसका उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द डिफ़िकल्टीज सेटिंग द गोल। पहले क्या कर रहा है, डिफ़िकल्टी को पहचान रहा है, उसके बाद गोल सेट कर रहा है। एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एक्टिंग अकॉर्डिंगली एंड इवेल्युएट द आउटकम्स आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स। यानी ये सारे जो स्टेप्स यहाँ बताया गया है, जो पहले आइडेंटिफाई किया, गोल सेट किया, फिर सॉल्यूशन निकाला, इस तरह से जो इस स्टेप्स को इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, यानी ये जो स्टेप्स दिया गया है इसमें से 4 है, 4 में से किसका प्रोसेस है, किस प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स अप्लाई किया जाता है। पहला एट्रीब्यूशन है, इमिटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, पैसिव अटेंशन है। ये बहुत ही आसान है। ये भी प्रश्न है कि ये सारे जो प्रोसेस आते हैं ये आते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सारे स्टेप्स आते हैं। इसको पहले आइडेंटिफाई किया, गोल सेट किया, उसके बाद जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसके ऊपर देखा, इस तरह से उसने उसका रिजल्ट निकाला। तो ये होगा इसका सही उत्तर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कसिंग मिसकंसेप्शन इन मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट द रीजन्स बिहाइंड दोज मिसकंसेप्शन एंड इट इज हेल्पफुल इन लर्निंग डीपर इन्वेस्टिगेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका दिया गया एसेशन और रीजन, तो आपको दोनों पर इसका उत्तर करने से पहले हम देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है। दोनों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, दोनों ऑप्शंस को देखेंगे कौन सा सही है, उसके बाद देखेंगे ये उसका सही रीजन है कि नहीं, उसके बाद नीचे जो ऑप्शंस है उसमें हम लोग टिक करेंगे। तो जल्दी से इसको पढ़िए, देखिए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। ए नंबर सही है या जो आर दिया गया रीजन वो भी सही है या गलत है। तो पहला है एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कसिंग मिसकंसेप्शन इन मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी जो आपका जो मिसकंसेप्शन है ये मीनिंगफुल बताया गया कैसे, यदि हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी बच्चों के बारे में यदि कोई गलत धारणा है, किसी चीज़ के बारे में वो गलत अवधारणा अपने मन में बैठा के रखा है, तो इससे हम क्या करते हैं, बच्चों से इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये बोल रहा है जो ये मीनिंगफुल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो ये बात सही है। यानी पहला जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, सही है, ए जो है ट्रू है। दूसरा देखते हैं, इट गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट द रीजन्स बिहाइंड द मिसकंसेप्शन। यानी ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये बच्चों को ये बताएगा कि हाँ गलत धारणा क्यों गलत धारणा है, क्या कारण है कि ये गलत है या सही है। यानी जो सोच रहा है वो गलत था या सही है, यानी वो गलत सोच रहा था कि सही सोच रहा था। तो इसका आर भी क्या, इसका सही उत्तर है, यानी सही रीजन बताया गया। इसका मतलब आपका ए और आर दोनों सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 1। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर लाइकली टू फील बोर्डम व्हेन। यानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उदासीपन महसूस करते हैं, कब महसूस करते हैं उदासीपन। तो इसमें 4 ऑप्शन से पहला बताया गया एक्टिविटी इज़ नॉट वैल्यूड, या एक्टिविटी इज़ वैल्यूड, सक्सेस इज़ अचीव्ड, या सक्सेस इज़ डिजायर्ड। तो ये भी बहुत ही आसान है।
कोई भी उदासीपन कब महसूस करेगा, जब यहाँ बताया गया है कि पहला है एक्टिविटीज़ नॉट वैल्यू, यानी वो जो काम कर रहा है उसका जो एक्टिविटी है, क्रिया है, उसको कोई महत्व नहीं दे रहा है, तब क्या होगा, वो उदासीपन महसूस करेगा या उसके विमुख होता चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही इसका क्या है, राइट है। तो एक्टिविटी इज़ नॉट वैल्यूड, जबकि एक्टिविटी इज़ वैल्यूड है, उसको महत्व देगा, उसको प्रशंसा करेगा तो वो और एक्टिव बनेगा। ठीक है, तो इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन inappropriate way of using feedback as a motivator? Which of the following is an appropriate way? Inappropriate, appropriate नहीं है, inappropriate way of using feedback का motivation है। इसमें जो गलत है वही इसका क्या होगा, सही उत्तर है। तो पहला है feedback concentrated on the ability of the student, या feedback focused on the process of an activity, feedback in descriptive style related to students work, या feedback without referring to comparison with other students। इसका जो inappropriate way बताया गया है, तो जो गलत आंसर है वही क्या होगा, इसका सही होगा। तो इसमें देखते हैं feedback concentrated on the ability of the student, यही इसका क्या है, गलत जवाब है, और यही क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा नंबर 1। फिर यहाँ से दिया गया है जो नंबर ए है, रूमी कुड मेक 2 वर्ड utterances एट 18 months while पूजा डिड सो एट 24 months में वो कर रही है, जबकि वो 18 months में है। सो पूजा इज डेफिनेटली डेवलपमेंट डिलेड, बताया गया कि वो क्या कर रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है, चूँकि वो 24 months में किया है तो उसका क्या हो गया है, डेवलपमेंट देरी हो गया है। इसका रीजन दिया गया है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट एज फॉर अचीवमेंट्स ऑफ सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रेन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है हम दोनों देखेंगे कि पहले ए और आर है तो दोनों सही है या दोनों गलत है, उसके बाद नीचे ऑप्शंस में टिक करना है। तो देखिए यहाँ पहला बताया गया, रूमी कुड मेक 2 वर्ड अटरेंस एट 18 months, एक 18 months में पूरा करा और एक 24 months में। तो बताया गया जो पूजा में जो है डेफिनेटली डेवलपमेंटल डिले, ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं है। सभी में क्या है, डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास होता है अलग तरह से होता है, और विकास का जो रेट है वो भी क्या है, दर अलग अलग होता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूजा में जो है डेफिनेटली डेवलपमेंट डिलेड हुआ है, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। दूसरा जो देखते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट एज ऑफ अचीवमेंट, यानी एक्यूरेटली नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, यानी विकास को सही नहीं मापा जा सकता, बस उसका आकलन किया जा सकता है, एग्जैक्ट हम किसी भी तरीक़ा से उसको नहीं माप सकते। यानी आर भी आपका क्या है, गलत है, यानी दोनों आपका गलत है। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, नंबर 4। नेक्स्ट है, मिडल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो यदि आप देखें चार तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो मिडल चाइल्डहुड का एज क्या होता है, तो मिडल चाइल्डहुड का एज होता है 6 to 11 years। नेक्स्ट है, अ 5 years old चाइल्ड कैन, अब 5 साल का बच्चा है वो क्या कर सकता है, 5 साल के बच्चा, इसमें बताया गया हाइपोथेसिस, पॉसिबल कॉज एंड देयर इफेक्ट्स है, डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स टू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट फिनोमेनन है, डू सिंबॉलिक एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, इनिशिएट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड इंगेज इन सिंबॉलिक प्ले। यानी 5 साल के बच्चा है क्या कर सकता है, तो ये भी बहुत आसान है कि ये हाइपोथेसिस, पॉसिबल कॉज एंड देयर इफेक्ट ये नहीं कर सकता, 5 साल के बच्चा इस तरह का थिंकिंग नहीं कर सकता है। डिजाइन कॉम्प्लेक्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स दिया है एक्सपेरिमेंट, तो 5 साल का बच्चा इस तरह से कॉम्प्लेक्स कुछ जटिल कार्य नहीं कर सकता है। डू सिंबॉलिक एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त चिंतन है इस तरह का भी नहीं कर सकता, वो क्या है, कॉन्क्रीट चिंतन तो कर सकता है लेकिन अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं कर सकता। इनिशिएट गोल डायरेक्टेड, यानी वो क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी इस तरह का वो आचरण करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यदि 5 साल का बच्चा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पे बताया गया कि प्राइमरी सोशलाइजेशन को 2 पार्ट में बांटा गया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो है उसका कारण क्या है यहाँ पे, तो स्कूल है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मास मीडिया है और फैमिली है। ये भी बहुत ही आसान है कि जो परिवार होता है वही क्या होता है, प्राइमरी, यानी प्राइमरी जो फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन।
नेक्स्ट है, इन पियाजेसन थ्योरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, जो प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा, जो पहले से उसके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को उसने क्या किया, मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड, नए नॉलेज के साथ क्या हुआ, एडजस्ट कर दिया, यानी नया कुछ सीखा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन या कंजर्वेशन या सेंट्रेशन। यदि आप ये पियाजे का थ्योरी पढ़ें तो बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, और यदि पियाजे का थ्योरी नहीं पढ़ें तो आपको बहुत ही असुविधा हो रही होगी। इसमें पहला जो बताया गया कि जो एसिमुलेशन जो होता है, एसिमुलेशन मतलब जो उसके पास नॉलेज, उस नॉलेज से जोड़ के दूसरा चीज़ को देखता है पर नया कुछ खोज नहीं पाता है, लेकिन एकोमोडेशन में वैसा करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2, यानी उसके पास पहले से नॉलेज, उस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करके स्कीमा के तहत एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका एकोमोडेशंस है। नेक्स्ट है आपसा जो है, आपसा होल्ड्स अप पोटैटो चिप एंड सेज बटरफ्लाई। उसने एक पोटैटो चिप को पकड़ा अपने हाथ में, उसको कहा कि ये क्या है, बटरफ्लाई है। वो ऐसा महसूस करे कि बटरफ्लाई जैसा है, बटरफ्लाई ऐसा उड़ेगी। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। जीन पियाजे के अनुसार ये कौन सा है, किस स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में या प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ये भी बहुत ही आसान है, उसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया था कि जो इस तरह का जो बिहेवियर करता है उसको होता है किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो करता है बच्चा, इस तरह का बिहेवियर को आचरण करता है। तो सही उत्तर होगा इसका नंबर 2। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की कंसाइडर्स व्हिच फैक्टर्स टू बी इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है व्हिच फैक्टर टू बी इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। तो इसमें कौन सा फैक्टर है, कल्चर है, लैंग्वेज है, मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमा है, फॉर्मेशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस कनेक्शन है। ये भी बहुत ही आसान है, लेव वाइगोस्की का थ्योरी से रिलेटेड है। तो यदि आप लोग जिन्होंने जो लेव वाइगोस्की का क्लास किया है वो भी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि उन्होंने बताया था कि कल्चर और लैंग्वेज डिपेंड करता है। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन किस में है, नंबर 1 में है। इसका ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी एम्फासाइज टीचिंग लर्निंग थ्रू, यानी उसका जो सामाजिक था, सोशियो कल्चर थ्योरी था। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे, ड्रिल एंड रिकॉल पे, पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग पे, यूज ऑफ एनालॉजिक्स एंड एल्गोरिदम पे, यानी किस पे डिपेंड था, इसमें कौन इसको प्रभावित करता है उसके सोशियो कल्चर थ्योरी को। तो इसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, ये नहीं है। ड्रिल एंड रिकॉल भी नहीं है उसके थ्योरी में। क्या है, पीयर इंटरेक्शन, यानी जो है पीयर यानी उसके दोस्त है, सगे संबंधी, उसके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, समाज के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, इस पर उन्होंने बात किया था। स्कैफोल्डिंग का बात किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। इन अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम टीचर्स, यानी चाइल्ड सेंटर जो है बाल केंद्रित जो क्लासरूम है उसमें शिक्षक को क्या करना है, डू नॉट हैव एनी रोल, शिक्षक का क्या कोई रोल नहीं होता। टेक अ पैसिव रोल, निष्क्रिय रोल निभाता, या क्रिएट अ कोलैबोरेटिव क्लासरूम इथो टू प्रमोट लर्निंग, या हैव द रोल ऑफ ए डिक्टेटर्स टू इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन। ये भी बहुत ही आसान है। जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है उसमें टीचर का रोल क्या होना चाहिए, ये तो नहीं होगा कि डू नॉट हैव एनी रोल, ऐसा नहीं है। टेक ए पैसिव रोल भी नहीं होता। इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 2, क्रिएट अ कोलैबोरेटिव क्लास एंड टू प्रमोट लर्निंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 3। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रीजनिंग that underlines the stage of social contract orientation in लॉरेंस कोहेलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिएंटेशन है तो उससे कौन सा रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी, रूल्स आर वाइटल फॉर ensuring social order, laws and rules are flexible instruments for furthering human purposes, या राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्सेंस। ये भी उसके थ्योरी से चूँकि रिलेटेड है तो आप यदि उसका थ्योरी पढ़ें तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बताया था
इसने बताया कि लॉज एंड रूल्स आर फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फर्दरिंग ह्यूमन पर्पज, यानी लॉज और रूल्स किसके लिए बनाए, वो ह्यूमंस के लिए बनाए, तो इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन होवार्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल्स हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन इंगेज इन abstract reasoning easily and can manipulate symbols to solve problems। तो हॉवार्ड गार्डनर के अनुसार क्या है, क्या बोल रहा है, जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजिली एंड कैन मैनिपुलेट सिंबल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो क्या होगा, कौन सा होगा, इंडिविजुअल्स हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस, किस इंटेलिजेंस में होगा, तो चूंकि इस तरह से वो क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है सिंबल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम के लिए, तो क्या हो जाएगा, लॉजिको मैथमेटिकल, क्या होगा, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में वो ऐसा करता है। नेक्स्ट है, मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर, यानी जो मल्टीलिंगुअल यानी हमारे क्लास में जो है विभिन्न तरह के बच्चे हैं, विभिन्न जाति धर्म या भाषा के, तो मल्टीलिंगुअल में विभिन्न भाषा के संस्कृति के बच्चे हैं, तो इसको जो है बाय द टीचर, टीचर इसको किस रूप में लेता है, ए सोर्स के रूप में या ऑन ऑब्स्टेकल या अ बर्डन या प्रॉब्लम। तो हम देखें कि समावेशी शिक्षा में जो जिस तरह से रहते हैं बच्चे, विभिन्न तरह के बच्चे हैं, अलग आयु के, अलग धर्म के, अलग भाषा के, इसको शिक्षक को लेना चाहिए एक सोर्स के रूप में, यानी विभिन्न भाषा के बच्चे हैं तो क्या होगा, उसमें आपस में इंटरेक्शन होगा तो बच्चे और ज़्यादा सीखेंगे, अलग अलग तरह के भाषाओं को पहचानेंगे, यानी इसको सोर्स के रूप में लेना चाहिए, एक समस्या या बर्डन या ऑब्स्टेकल के रूप में, बाधा के रूप में उसको नहीं लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, और रिसोर्स यानी एक स्रोत के रूप में, रिसोर्स के रूप में उसे लेना चाहिए। अ टीचर ऑलवेज आस्क बॉयज़ टू डू टास्क सच एज मूविंग द फर्नीचर, यानी बॉयज़ से क्या कहा गया है कि मूविंग द फर्नीचर, एंड गर्ल्स टू कीप द क्लास टाइडी एंड डेकोरेटेड, लड़कों को यहाँ पे बताया गया कि आप भारी काम, जब मूविंग द फर्नीचर मतलब भारी काम, तो भारी काम करने के लिए बताया गया है, और लड़कियों को क्लास साफ करने के लिए बताया गया, उसे साफ सुथरा रखना है। दिस परसेप्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का है, यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है, तो यह है जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी या जेंडर इक्वलिटी। तो भेदभाव चूँकि है तो जेंडर इक्वलिटी तो होगा ही नहीं, ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 1, यानी ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्टीरियोटाइप, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज, यानी NEP 2020 जो है क्या बता रहा है, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालाइजिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग या रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स या समेटिव मेथड्स ऑफ असेसमेंट या लर्निंग फॉर एग्जाम्स। तो NEP क्या बता रहा है 2020, ये बता रहे कि टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालाइज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी इस तरह से आपको करना है हायर ऑर्डर स्किल्स में, जिससे उसका निरीक्षण किया जा सके, विश्लेषण किया जा सके, उसमें क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1 होगा। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ टीचर शुड, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस है इंडिविजुअल डिफरेंस, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासेस उसमें किस तरह से टीचर एड्रेस करता है, तो ये टीचर शुड, टीचर में क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डिफिक्ट्स, लेवल एंड सेग्रीगेट चिल्ड्रेन बेस्ड इन एकेडमिक एबिलिटीज, सेंड चिल्ड्रेन विद फिजिकल एंड विजुअल डिजेबिलिटीज टू स्पेशल स्कूल्स मीन फॉर देम, या प्रमोट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इन द क्लास। ये भी बहुत ही आसान है, हम लोग कुछ कुछ कीवर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर पहला इसमें दिया गया कि सेग्रीगेशन या पृथकीकरण, चिल्ड्रेन को अलग अलग करना एकेडमिक एबिलिटीज़ के अनुसार, ये भी गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्लास में। सेंड चिल्ड्रेन विद फिजिकल एंड विजुअल, यानी सेंड चिल्ड्रेन विद फिजिकल एंड विजुअल डिजेबिलिटी टू स्पेशल स्कूल, अलग तरह का स्कूल भी नहीं कर सकते। आपको बताया गया कि किसी भी तरह का बच्चे उसको एक ही क्लास में रखना है, यानी उसको समान रूप से शिक्षा देना है, जहाँ कि उसमें हीन भावना उत्पन्न ना हो। तो 3 नंबर भी गलत है। प्रमोट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इन द क्लास टू इंकरेज कंपटीशन, कंपटीशन के लिए इंकरेज भी नहीं करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नंबर 1 हो जाएगा। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्ड्स, जो समावेशी शिक्षा है उसके लिए क्या ज़रूरी है, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट या लेवलिंग ऑफ स्टूडेंट्स या सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स या स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप, ये भी बहुत ही आसान है।
वर्ड से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा उसका उत्तर सही है। तो पहला देखते हैं कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी आपको जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको सुचारू रूप से चलाना है। तो समावेशी शिक्षा में यही ज़रूरी है कि सीखने और सीखने का जो कार्य है, तो लर्निंग प्रोसेस जो क्या सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के चलता रहे, तो ऐसा होना चाहिए कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 1। जबकि बाय लेवलिंग ऑफ स्टूडेंट को चिन्हित करना, कौन अच्छा है कौन बुरा है किस तरह से, ये गलत बात है। सिग्रेगेशन पृथकीकरण करना ये भी गलत है। स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना, रूढ़िवादिता को, ये भी क्या है समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए, समावेशी क्लासरूम में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डिफिसिट्स हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी किस में है अटेंशन डिफिसिट्स हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में। तो कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंज दे फेस इन, कैसे हम उसको पहचान कर सकते हैं, किस तरह के चैलेंज उसको फेस करना पड़ता है। किस तरह का डिसऑर्डर है अटेंशन डिफिसिट, यानी जो धैर्य की उसका कमी है, तो ठीक तरह से वो क्या कर रहा है ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है। कॉम्प्रहेंडिंग द रिटेन टेक्स्ट, कंटिन्यूइंग ऑन ए गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस, सस्टेनिंग सफिशिएंट एनर्जी लेवल। तो जिस तरह से उसमें क्या है, किसी में क्या हो रहा है जो धैर्य के अटेंशन की कमी है, तो हम उसको क्या करेंगे कंटिन्यूइंग ऑन ए गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, यानी लंबे समय तक यदि उसको क्या करें काम दिया जाए, उसी से पता चल जा रहा है कि वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यानी उसको पहचान किया जा सकता है उसमें धैर्य है या नहीं है। इसके बाद है सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज इन रीडिंग रिक्वायर्स। तो इसमें बताया गया सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टी, उसको क्या लर्निंग डिफिकल्टी इन रीडिंग किस में है पढ़ने में उसका क्या हो रहा है, आप सोचते क्या चाहिए कंपल्सरी लर्निंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज सब्जेक्ट, या रीजनेबल एग्जेम्पशंस फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, या फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पनिशमेंट फॉर स्टूडेंट्स, परमानेंट सिग्रीगेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उसका जो पढ़ने में असुविधा हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कंपल्सरी लर्निंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज सब्जेक्ट, नहीं उसके लिए मल्टीपल लैंग्वेज, उसको तो पढ़ने में असुविधा ही है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ने के लिए देंगे, मल्टीपल लैंग्वेज और भी असुविधा होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। रीजनेबल एक्सटेंशंस फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट, हाँ इस तरह से आप कर सकते हैं। नंबर 2 है जो ज़रूरी है उतना ही उसको दें जिससे क्या हो इंटरेस्ट ले और उसको पढ़े। जबकि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पनिशमेंट देने से भी वो नहीं सीखेगा जल्दी, परमानेंट सीखेगा पृथकीकरण से भी ऐसा नहीं करेगा। तो सही उत्तर इसका क्या है नंबर 2। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। तो जो आपका जो टूल्स है ये किस में आपका मदद करता है स्टूडेंट्स विद लॉस ऑफ विजन में, या स्टूडेंट्स विद अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में, स्टूडेंट्स विद सेरेब्रल पॉल्सी में, स्टूडेंट्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट में। यानी यहाँ पे 4 तरह का समस्या दिया गया है। तो ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी ये टूल्स और जो टेक्नोलॉजी है आपको किस में हेल्प करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 तरह का समस्या है और ये चारों तरह के समस्याओं में क्या करता है मदद करता है, यानी चारों ऑप्शन आपका क्या है सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 4, यानी 1 2 3 4 इसका सही क्या है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है which of the following is a correctly matched pair of appropriate accommodation strategies for inclusion of students with the specified disability। यानी यहाँ पे कुछ डिजेबिलिटी दिया है उसका जो है रीज़न बताया गया है, तो कौन सा जो है मैच सही है। गिफ्टेड है पहला दिया गया गिफ्टेड, गिव इजी एंड सिंप्लीफाइड कंटेंट, यानी जो गिफ्टेड है, गिफ्टेड मतलब विशेष प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या बहुत किसी काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उसको क्या करना है गिव इजी एंड सिंप्लीफाइड कंटेंट, आसान सा काम देंगे तो ये क्या है मैच नहीं कर रहा है। तो जो गिफ्टेड है जो बहुत प्रतिभाशाली उसको उसी तरह से टास्क देना चाहिए। तो पहला क्या कर रहा है ये मैच सही नहीं है। दूसरा है ऑटिज्म जो आत्म केंद्रित होते हैं, कीप चेंजिंग द क्लासरूम अरेंजमेंट वेरी फ्रीक्वेंटली, जो आत्म केंद्रित है तो क्या कर रहा है क्लासरूम बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, ये भी क्या है सही मैच नहीं है। डिसग्राफिया असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन फाइन ड्राइंग्स, डिसग्राफिया एक समस्या है जिसको क्या हो रहा है जो लिखने संबंधित समस्या रिटेन संबंधित प्रॉब्लम होता है, तो डिसग्राफिया से जो संबंधित है उसको हम लोग असाइनमेंट बेस्ड ऑन फाइन ड्राइंग अच्छे अच्छे ड्राइंग का असाइनमेंट देंगे तो क्या ये भी मैच सही नहीं है, क्योंकि उसको लिखने समझ पड़ने अक्षर पहचाने जो है
असुविधा है, तो ये मैथ सही नहीं कर रहा है। ये चौथा क्या है, स्पीच इम्पेयरमेंट्स है, सो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड, ये इसका क्या है, सही मैच है। यदि किसी को क्या है बोलने में भाषा संबंधी क्या है विकार उत्पन्न है, तो क्या करेंगे, उसको सो पेशेंस, आपको उसके साथ क्या करना है, धैर्य से काम लेना है। और गिव एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड, उसको प्रचुर समय देना चाहिए, उसको जाके वो ठीक से उच्चारण कर सके, सीख से समझ सके, तब जाके उसको बोले। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 4। नेक्स्ट है लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन, लर्निंग क्या है, कब प्रभावशाली हो सकता है। 4 ऑप्शंस इसमें भी है। इट इज डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल मोटिवेटर्स, इट प्रमोट्स कंपटीशन, द लर्निंग गोल्स फॉर स्टूडेंट्स आर फ्रेम्ड सोनली बाय द टीचर, या स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू सेट देयर ऑन लर्निंग गोल्स। बहुत ही आसान है ये, आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, तुरंत कमेंट किए, जिससे पता चले कि आप एक्टिव हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है। देखिए पहला जो है क्या बोला, इफेक्टिव, कब होगा लर्निंग इफेक्टिव, सीखने और सिखाने का कार्य है कब प्रभावशाली होता है। इट इज़ डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल मोटिवेटर्स, यानी बाहर से कोई मोटिवेटर्स है वो डायरेक्ट कर रहा है या उसको निर्देशित कर रहा है, तो ऐसा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाहरी चीज़ क्या होता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, गलत है। दूसरा जो इट प्रमोट्स कंपटीशन, यानी आपको सिर्फ कंपटीशन करेंगे, तुलना करेंगे उसमें, तो क्या होगा, जो जीतेगा वो तो सही से मोटिवेट होगा, लेकिन क्या होगा, जो नहीं कर पाता वो क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाता है। तो ये क्या होगा, लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगा सभी के लिए। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। द लर्निंग गोल्स फॉर स्टूडेंट्स आर फ्रेम्ड सोनली बाय द टीचर, ऐसा भी नहीं है। यदि सिर्फ टीचर द्वारा किया जाएगा बच्चों के भविष्य का निर्धारण, तो भी क्या है, सही नहीं है। लर्निंग का जो उसका अचीवमेंट है वो सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू सेट देयर ऑन लर्निंग गोल्स, यानी बच्चे को यदि दिया जाए समय, बच्चे को यदि अवसर दिया जाए कि वो अपना जो क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, वो खुद निर्धारित करे, तो क्या होगा, इससे इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसमें बच्चे क्या होगा, इंटरेस्ट लेगा कि उसको क्या करना है, खुद से करेगा, उसके मन मुताबिक करेगा, और उसका जो मोटिवेशन उसके भीतर से आएगा, जो क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 4, जिसका क्या सही ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू सेट देयर ऑन लर्निंग गोल्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी रचनावादी जो क्या देता है, जो एम्फासाइजेज पैसिव रिसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस, encourage calculations of IQ scores of children, या looks at learning as a process of meaning making, या focuses on the use of program instructions। तो जो रचनावादी वो किस पे देखता है, लुक एट लर्निंग एज ए प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी अर्थपूर्ण जो हो उसी के ऊपर वो ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है तो 2020 प्रपोजेज अ शिफ्ट टुवर्ड्स, किसके तरफ टुवर्ड्स के, तो लर्निंग टू लर्न या रोट लर्निंग, मैंने किसके तरफ वो मूव किया है, इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट या स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। तो ये जो पॉलिसी है किस पे दिया है, लर्निंग टू लर्न, सीख से सीखने की तरफ क्या है, ये मूव किया है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, एनालाइज एंड सिंथेसिस आर एग्जाम्पल्स, और पहले क्या किया, उसका एप्लीकेशन किया, फिर उसका एनालाइज किया, विश्लेषण किया, और उसके बाद सिंथेसिस किया। तो ये किससे है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, या लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, या डिक्लेरेटिव नॉलेज है, या प्रोसीजरल नॉलेज है। तो हम आसानी से देख सकते हैं, पहले एप्लीकेशन है, उसके बाद एनालाइज है, फिर क्या है, सिंथेसिस है। तो ये क्या होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का सही उत्तर क्या होगा, नंबर 1, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू एड्रेस द अल्टरनेटिव बिलीव्स, ऑर्डर टू एड्रेस द अल्टरनेटिव जो बिलीव्स है, विभिन्न तरह का जो वैकल्पिक जो सोच है, विश्वास है, कैरिड बाय स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, यानी बच्चों में इस तरह का विश्वास है अलग अलग तरह के। तो ये कैसे महत्वपूर्ण है, क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस वेयर स्टूडेंट्स फील रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, या डिलीवर द कंटेंट टू बी टॉट थ्रू टीचर सेंट्रिक पेडागोजीज, या जनरेट द सिचुएशंस वेयर अल्टरनेटिव बिलीव्स कैरिड बाय स्टूडेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, या इग्नोर द रोल ऑफ सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द अल्टरनेटिव बिलीव्स, यानी जो वैकल्पिक जो विश्वास है, अलग अलग तरह के जो विश्वास होते हैं बच्चों में,
कैरिड बाय स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जनरेट द सिचुएशन, क्या करेगा, जनरेट द सिचुएशंस वेयर अल्टरनेटिव बिलीव्स कैरिड बाय स्टूडेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। वहाँ पे क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर, यानी टीचर द्वारा क्या इसमें प्रमोट करना चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल, या अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल, अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, या अवॉइडेंस। यहाँ पे 2 ऑप्शंस में अवॉइडेंस है जो कि क्या है, गलत होगा। उसके बाद है टीचर क्या है, अप्रोच करता है तो अप्रोच होगा, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल है, और एक है परफॉर्मेंस गोल। तो किस पे होना चाहिए, मास्टरी गोल के ऊपर होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 1, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। नेक्स्ट है अ टीचर शुड इनक्यूलेट अ सेंस ऑफ अमॉन्ग हर लर्नर्स। इस खाली जगह में आपका क्या आ जाएगा, बिलोंगिंग, इंक्लूजन, और इन्फेरियरिटी है या एलिनेशन है। तो अ टीचर शुड इनक्यूलकेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्या होना चाहिए, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग हर लर्नर्स। नेक्स्ट है टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस दैट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप between what they are expected to learn and what they already know. Prior knowledge does not play any role in learning of new concept. Choose the correct option. तो पहले हम देखते हैं कि दोनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला क्या बताएगा, टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस दैट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो। यानी ऐसा प्रश्न कर सकता है कि वो क्या जानता है पहले, उसी के आधारित प्रश्न करता है नया नॉलेज के जोड़ने के लिए। ये क्या पहला सही है, प्रियर नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। ये क्या है, गलत है। दूसरा जो ऑप्शन है क्या है, गलत है। यानी ए सही है और आर क्या है, गलत है। तो बोथ कहा गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड द टाइप ऑफ मोटिवेशन। फिर से इसमें दिया गया है जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन और टाइप ऑफ मोटिवेशन है, दोनों में कौन सा सही है। तो टाइप ऑफ मोटिवेशन और सोर्स इज द अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट से बचने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, यानी पनिशमेंट से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए जो आंतरिक मोटिवेशन है ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। दंड से बचना है तो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। यानी पहला जो मैच है वो क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, कैश प्राइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी किसी को आप प्राइज़ दे रहे हैं या किसी को पुरस्कार दे रहे हैं तो उसमें जो मोटिवेशन होगा वो जो काम करेगा, ये भी क्या है, गलत मैच होगा, क्योंकि कैश प्राइज क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से जुड़ा होता है। दूसरा दिया है क्यूरियोसिटी और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी जिज्ञासा, यानी बच्चों में खुद का जिज्ञासा, खुद जानने की लालसा है, इच्छा है, तो क्या हो जाएगा, आंतरिक मोटिवेशन होगा। जबकि यहाँ पे बताया गया क्यूरियोसिटी क्या है, क्यूरियोसिटी है एक्सट्रिंसिक, ये भी क्या है, इसका सही मैच नहीं है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बच्चों में क्या है, इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, उसमें आंतरिक मोटिवेशन उत्पन्न होगा, यानी खुद से जानने की इच्छा है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, नंबर 4। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस, इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंस्ट्रक्शन। क्या होना चाहिए किसके लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए। हाँ, तो फियर ऑफ फेल्यूर, चिल्ड्रेंस सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, या रिवार्ड फॉर सक्सेस, सेंस ऑफ कंपटीशन। ये भी बहुत ही आसान है, तो बच्चों के बारे में सोचेंगे, जो चाइल्ड सेंटर है उसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद कीवर्ड्स का भी ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। जो इफेक्टिव लर्निंग है, फियर ऑफ फेल्यूर, यानी जो इफेक्टिव लर्निंग कब होगा, जब फियर ऑफ फेल्यूर नहीं, सिर्फ फेल होने के डर से भी इफेक्टिव लर्निंग ऐसा नहीं है। चिल्ड्रेंस सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। और रिवार्ड फॉर सक्सेस ऐसा भी नहीं है। सेंस ऑफ कंपटीशन, बार बार कंपटीशन भी इफेक्टिव लर्निंग नहीं है। तो क्या होगा, चिल्ड्रेंस सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो MCQ है उसका उत्तर कैसे देना है, और आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही कम समय बच्चा है तो आराम से आप कर सकते हैं। यदि रोज़ आप एक करके जो पूरा सब्जेक्ट है, आपका पूरा जो पेपर है उसका जो अभ्यास करते हैं और टाइम के मुताबिक ही करते हैं, आप टाइम सेट कर लीजिए, जितना समय मिलता है उतना समय के भीतर ही यदि आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से
कर पाएंगे। धन्यवाद।